हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के भूगोल विषय का जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति इसका अध्ययन करेंगे और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ठीक, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति क्या है भारत की? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसको देखें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का फैलाव है, विस्तार है। फिर से देखने एक बार, इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश जो है देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार है ना। जैसे मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में यानी कि इस ओर लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक, तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। आकार भारत का, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या सिंपल से बोलें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल नहीं बल्कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा लैंड बाउंड्री, वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब, फिर से पढ़ बार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है स्थल सीमा। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर के, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये ध्यान रखें, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है।
ठीक है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर भारत का जो भूभाग है, प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, वो सांकरा होता गया। कहाँ से? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगर हम अक्षांशों का विस्तार देखें और देशांतरों का विस्तार देखें तो दोनों जो है 30-30 डिग्री का विस्तार, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये ध्यान रहे, पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है वो है कितना? 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। तो दोनों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है ये ज़्यादा है और पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है ये कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में भी थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, और जैसे जैसे हम अक्षांशों के हिसाब से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लंबाई में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चौड़ाई में फर्क पड़ता है। ठीक। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। तो भारत की मानक यामोत्तर किसे माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है ना, जो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? भारतीय भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। न पूर्व में है न पश्चिम में है, बल्कि इन दोनों के मध्य में है, दक्षिण की दिशा में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पीसीएस में आया था क्वेश्चन यूपी के। सन 1869 में 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यही प्रश्न आया था सेम टू सेम कि सन 1859 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गई है? तो वो है 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। इंपॉर्टेंट है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। सुएज नहर कब खुला? तो 1869 में खुला। सुएज नहर कब खुला? 1869 में। सुएज नहर कब खुला? 1869 में खुला। अब क्षेत्रफल की यहाँ बात कर रहा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत है 7वें नंबर पे
और विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4% हिस्से पर भारत है। सबसे बड़ा रूस, फिर उधर कनाडा, नीचे यूएसए, फिर यहाँ जाए चीन, फिर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अब यहाँ देखिए बिना देखे करते हैं। सबसे बड़ा रसिया, कनाडा, यूएसए, फिर चाइना, फिर आ जाए हम ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अच्छा, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसमें राज्य के 7 अंग हैं। वो 7 अंग क्रम से पता होने चाहिए, क्योंकि एक साल पूछा था कि 7वां अंग कौन सा है। 7वां अंग मित्र है, तो बाकी 6 अंग कौन से हैं, तो एक क्रम में कभी 5वां अंग पूछे, चौथा अंग पूछे। तो चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत बताए थे, जो कि राज्य के 7 अंग हैं महत्वपूर्ण। उसमें एक है राजा, अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। खैर, यहाँ देखें, हाँ, भारत का जो पूर्व से पश्चिम, देखिए भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और पूर्वी कोने और पश्चिमी कोने की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अगर हम भारत के सबसे पश्चिमी कोना और सबसे पूर्वी कोना, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचें तो वो सिक्किम को काटते हुए जाएगी, नेपाल को काटेगी, सिक्किम को काटेगी, भूटान को काटेगी। ऐसे अंदाजा लगाएं, अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर वाले बिंदु को 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचें तो किसको किसको काटेगी? गुजरात को, राजस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और दक्षिण में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है अरब सागर में। देखें भारत के आसपास में तो इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, ये है पश्चिम एशिया, ये है पूर्वी अफ्रीका, और यहीं पे सुएज नहर। अगर यहाँ पर हम देखें, ये अरब सागर है, ये लाल सागर है, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। यहाँ पे सुएज नहर है जो कि 1869 में इसको खोला गया था, और यूरोप से और भारत की दूरी 7000 किलोमीटर इसमें कम हो गई इस नहर की वजह से। अदरवाइज़ नीचे से घूम करके जाना पड़ता तो लंबा पड़ता था। यहाँ यमन है, यमन के इधर बगल में बाब अल मंडेब जल संधि है, और ये है अदन की खाड़ी, यहाँ ओमान की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, लाल सागर। तो पूरी स्थिति देखें अगर पानी की तो ये है भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडेब जल संधि, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर। यहाँ देखिए एक झील दिख रहा है, विक्टोरिया झील। ये 3 देशों से घिरा हुआ है, केन्या, युगांडा, है ना, केन्या से है तंजानिया, केन्या, युगांडा, इन 3 देशों से घिरा हुआ है विक्टोरिया झील। कल को पूछे विक्टोरिया झील किन 3 देशों से घिरा हुआ है,
तो केन्या, तंजानिया, युगांडा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, कौन कौन से? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। इसमें से लैंडलॉक्ड कौन सा है? इथियोपिया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ में लगती है। एनसीईआरटी मान रही है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में लगती हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ये सारे राज्य हैं। तेलंगाना लैंडलॉक्ड स्टेट है जो कि घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है जो घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड से। उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है किससे किससे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। हरियाणा किससे घिरा हुआ है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये भी लैंडलॉक्ड है हरियाणा। मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, किससे किससे घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, ये भी जान जाए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनसे 1 2 3 4 5। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। चलिए, मालदीव, यहाँ पे है मालदीव, ये लक्षद्वीप, इसके दक्षिण में मालदीव, इसकी राजधानी है माले। कहाँ ख़त्म हुआ था ये लाइन? केंद्र शासित प्रदेश हैं म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में पूर्व में सीमा साझा होती हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में इन सबको देखिए। स्कूल भुवन ऐप, इसके बारे में जानिए थोड़ा। स्कूल भुवन ये क्या है? एनसीईआरटी एक पोर्टल है
जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी NRSC इसरो की एक पहल है। तो इसरो की पहल है ये भुवन ऐप, स्कूल भुवन ऐप। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो देशांतर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो सबसे पूर्वी देखें 97 डिग्री 25 मिनट वाला होगा ये ए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये छूती हैं नेपाल की सीमा को। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह है? भूटान लगती है, बांग्लादेश लगती है, नेपाल लगती है, ताजिकिस्तान नहीं लगती। तो वह देश ताजिकिस्तान है। अब देखें कुछ 2016 में जो भूगोल में प्रश्न आए थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी को 1962 के युद्ध में के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। 2015 में इसे खोला गया, पर्यटकों के लिए खोला गया 2015 में, और तुरंत 2016 में क्वेश्चन आ गया। तो नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1962 के भारत चीन युद्ध में इसको बंद कर दिया गया था और 2015 में इसको खोला गया था। अब कुछ पर्वतीय दर्रे हैं, किस राज्य में है? माड़ा, माड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। मानाला, नीतिला, लिपुलेख, मोलिंगला ये सब हैं उत्तराखंड में। सिक्किम में 2 है, नाथुला, जलेपला सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला, जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जैसे जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। अभी फ़िलहाल जो जोजिला है वो लद्दाख में है। जोजिला दर्रा ध्यान रहे, जोजिला दर्रा फ़िलहाल कहाँ है? तो है लद्दाख में। लद्दाख, जोजिला दर्रा लद्दाख में है। एक प्रश्न पूछा कि लेह जाने का रास्ता है कहाँ से? तो जोजिला से हम लेह जा सकते हैं। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, अगर श्रीनगर से जाना है लेह तो जाएंगे जोजिला दर्रा से, ये भी ध्यान दें। जोजिला दर्रा लद्दाख में है और श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। ठीक, जोजिला दर्रा लद्दाख में है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। फिर कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना में गोंडवाना नवीनतम है। अगर चट्टानों का क्रम देखें भारत में तो आर्कियन सबसे प्राचीन है। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन हैं। फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, फिर गोंडवाना। ठीक, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। ADK VG,
AD के BG, यानी इन पांचों में अगर क्रम पूछे कभी तो क्रम ये है आर्कियन, सबसे प्राचीन तो ये ध्यान रहे आर्कियन, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। AD के BG, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाईमुडी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अनाईमुडी कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अनाईमुडी जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। फिर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरल के इडुक्की में है, 2695 मीटर ऊंचाई है। और फिर दोदा बेट्टा दूसरी सर्वोच्च चोटी है 2637 मीटर। 2695 अनाईमुडी, 2637 डोडा बेट्टा। फिर एक है उटकमंड, ये 2240 मीटर है। महाबलेश्वर 2438 मीटर है। ठीक है। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा है। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में देश का 70% से ज़्यादा कॉफ़ी अकेले पैदा होता है। सब क्वेश्चन पूछेंगे 2016 के UPPCS में। कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है कर्नाटक में। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय स्थान केरल का है, फिर तमिलनाडु का है। तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और कर्नाटक में भी 70% से ज़्यादा यहीं पर है। फिर केरल में 20% है, तमिलनाडु में 5% है। मतलब 5% ज़्यादा है। यहाँ 20% से ज़्यादा, यहाँ 70% से ज़्यादा, तमिलनाडु में 5% से ज़्यादा। 70 20 90 हो गए, 5 95, बाकी 5 अन्य स्थानों पे। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। तो भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में एक है आगरा, दिल्ली, जयपुर। ये है गोल्डन ट्रायंगल। किस बात के लिए? पर्यटन के लिए। तो भारत में गोल्डन ट्रायंगल पर्यटक के लिए कौन से हैं? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर। एक गोल्डन ट्रायंगल है स्वर्णिम त्रिभुज, जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। एक है स्वर्णिम क्रिसेंट, है ना, गोल्डन क्रिसेंट। तो वो अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो अफीम का उत्पादन होता है उसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट। ऐसे भारत में पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज जो हैं वो आगरा, दिल्ली, जयपुर हैं। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर सम्मिलित हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जैसे पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला है इधर का, और यह पूर्वी तटीय मैदान। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग यानी इस वाले भाग को क्या कहेंगे? कोंकण तट कहेंगे। इसे कहेंगे कनारी तट, इसे कहेंगे केरल तट, ये है कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार तट। 5 नाम है। और यहाँ पे देखें काठियावाड़ तट है, कच्छ तट है, छोटे छोटे। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। ठीक,
यहाँ वाला मैदान जो पतला है, संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, इस वाले को उत्तरी भाग को, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, इस वाले को उत्तरी सरकार कहेंगे, इसे कोंकण तट कहेंगे। एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट तक है, यानी यहाँ गोदावरी डेल्टा है तो गोदावरी डेल्टा से यहाँ तक है ऊपर में, और गोदावरी से दक्षिण में है कोरोमंडल तट। तो विभाजक नदी कौन सी है? गोदावरी। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा के से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। ठीक है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ है? तातीपाका, तातीपाका तेल शोधनशाला है एक, कहाँ है ये? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ध्यान रहे, तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर के मध्य होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। करीब 74% जो वर्षा है इसे दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? चेन्नई में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बाकी जो लौटता हुआ मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होगी। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु में मुख्य वर्षा अवधि होती है। इस समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी जो लौटता हुआ मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा चेन्नई में होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। कुछ बांध हैं, कहाँ पर है? किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। तिलैया बांध झारखंड में है, बराकर नदी पर। तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में, बराकर नदी पर। अब झील जो ग्रेट लेक है उसमें क्रम पूछा है। सबसे बड़ा सुपीरियर है, और भी झीलें हैं, सुपीरियर, उससे छोटा विक्टोरिया है, उससे छोटा बैकाल है, उससे छोटा ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर लेक, बैकाल रूस में है, ग्रेट बियर लेक कनाडा में है। विक्टोरिया जो है 3 देशों से घिरा हुआ है, युगांडा, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया। हाँ, युगांडा, केन्या, तंजानिया। विक्टोरिया जो है 3 देशों से घिरा है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। तो ग्रेट बियर लेक से बड़ा है बैकाल लेक, बैकाल लेक से बड़ा है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से बड़ा है सुपीरियर लेक। कुछ बंदरगाह हैं किस देश में है? और रॉटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड्स में। इगारका बंदरगाह है रूस में। ये ध्यान दें, इगारका बंदरगाह कहाँ है? तो वह है रूस में। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड्स में, इगारका बंदरगाह रूस में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब कुछ स्थानीय पवनें हैं, वो किस पर्वत पे बहती हैं? कहाँ मतलब बहती हैं? जैसे फॉन, वो बहती है आल्प्स पर्वत के पास में। फॉन कहाँ बहती है? फॉन, तो आल्प्स पर्वत के पास में बहती हैं फॉन। मिस्ट्रल राइन घाटी में बहती हैं। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? राइन घाटी में। खमसिन मिस्र में बहती हैं। एक है बोरा। बोरा एक शुष्क, ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो बोरा से इटली। फॉन आल्प्स पर्वत के पास में। बोरा एड्रियाटिक सागर में, एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है, यानी इटली
विशेष रूप से प्रभावित होता है। मिस्ट्रल जो हवा है वो राइन घाटी में बहती है और खमसिन मिस्र में। कुछ घास के मैदान है वो किस महाद्वीप में है पूछा, तो लानोज है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वेनेजुएला में। स्टेपीज़ है यूरोप में। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। पीछे ने पूछा खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिंपल सा, मध्य एशिया में पाई जाती है, मुख्य रूप से किर्गिस्तान में। बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका इन देशों में फैला हुआ है। एनू जापान में, बद्दू अरब में। अब कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं वो किस देश में हैं, इससे प्रश्न पूछा। तो किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जापान में। किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जापान में। कैंटोन चीन में है। लोरेन फ्रांस में है। और बेलो होरिजेंटले कहाँ है? बेलो होरिजेंटले ब्राज़ील में है। फिर कुछ केंद्र है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा। सिंपल सा, जैसे मकुम, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, मकुम। डल्ली राजहरा है, डल्ली राजहरा किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा कठिन है। मकुम कोयला के लिए, डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है यानी ध्रुवीय धुरी, ये सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के परिभ्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अब 20 मिनट में फटाफट देख लें पर्वत चोटियों के बारे में, कुछ जो PYQs हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खटाखट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। और कहाँ है ये? नेपाल में है। 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर बताई थी। ठीक, तो 0.86 मीटर बढ़ा करके बताए थे। कौन सा सबसे लंबा पर्वत शिखर है? सबसे लंबा पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंचा, तो माउंट एवरेस्ट है विश्व का। लंबा बोल दिया है छत्तीसगढ़ PCS में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, उनका नाम है बछेंद्री पाल। सब क्वेश्चन पूछे हैं, UP PCS 1996 में पूछा है। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल कौन है? तो भारत की पहली नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तोबई। ठीक, जुंको तोबई एक जापानी पर्वतारोही, मतलब विश्व की पहली महिला कौन है? तो जुंको तोबई हैं, जुंको तोबई। तो भारत की पहली एवरेस्ट पर्वतारोही बछेंद्री पाल, विश्व की जुंको तोबई जापान के। कब ये चढ़ी थी जुंको तोबई? 1975 में चढ़ी थी। और ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी थी। तो 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाली पहली महिला विश्व की जुंको तोबई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव। ठीक, तो संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। तो पहले हैं बछेंद्री पाल और दूसरी जो महिला हैं संतोष यादव हैं। और 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है भारत में? संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
तो वह है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। और K2 कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी पर है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 माना जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में K2 न रहे तो कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 किलोमीटर। कंचनजंगा की 8,598 मीटर। मकालू की 8,463 मीटर में है, सारे मीटर में। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। पूछे भारत में कहाँ है? तो सिक्किम में। सही अनुक्रम पूछा, 4 चोटी दे दिया, कहा बड़े से छोटे क्रम में लगाओ। तो सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन बोले या K2 बोले, बात एक ही है, फिर कंचनजंगा। ये सही अनुक्रम है। MPPSC में पूछा था, मध्य प्रदेश PCS में। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू। नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? नंदा देवी चोटी तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। IAS में पूछा। नंदा देवी के बारे में थोड़ा हम जाने बातें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तराखंड में। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, 8,611, और K2 है 8,611। सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 है 8,611 मीटर। फिर कंचनजंगा है 8,598 मीटर। फिर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। उसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी अगर भारत की सर्वोच्च चोटी का अनुक्रम पूछें तो सबसे ऊंचा K2, फिर है कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है नंदा देवी की? 7,816 मीटर। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी स्थित है, प्रश्न पूछा, तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची है K2, फिर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? तो गुरु शिखर राजस्थान में है। गुरु शिखर के बारे में जाने। गुरु शिखर तो पहली बात, ये राजस्थान में है। गुरु शिखर चोटी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ है गुरु शिखर? राजस्थान के सिरोही जिले में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है। कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? प्रश्न पूछा राजस्थान 2012 में। तो अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो लिखा है कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है ना। अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और एक और चोटी है कुंभलगढ़, ये भी अरावली में है। अरावली में और जो चोटी हैं, सज्जनगढ़, लीलागढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, ये सब अरावली में
विभिन्न चोटियाँ हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ओ सॉरी, अनाईमुडी की, डोडा बेटा की 2637 मीटर ऊंचाई है डोडा बेटा की। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम पूछा एक साल, कि पूर्व से पश्चिम में सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा कर लें, इसके इधर कंचनजंगा सिक्किम में, फिर यहाँ माउंट एवरेस्ट नेपाल में, फिर यहाँ नंदा देवी उत्तराखंड में। ये है पूर्व से पश्चिम का क्रम। ये 4 चोटी दे दिया और कहा पूर्व से पश्चिम में लगाओ। तो नामचा बरुआ ये तिब्बत अरुणाचल की सीमा के पास में पड़ेगा, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल की सीमा पर पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ेगा, नंदा देवी उत्तराखंड पड़ेगा, फिर इसके भी पश्चिम जाता तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो नामचा बरुआ कहाँ है? चीन में है, चीन के तिब्बती इलाके में। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल की सीमा पर, माउंट एवरेस्ट नेपाल की, नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी जो है भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची भारत की K2 गार्डविन आस्टिन, फिर कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? 5 पर्वत शिखर दिए, कौन सा भारत में? तो गोसाई नाथन जो है ये भारत में नहीं। नंदा देवी, जो नंदा देवी है ये भारत में है, उत्तराखंड में है ना। गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। कामेत जो है, कामेत त्रिशूल पर्वत, ये भी दोनों उत्तराखंड में। कामेत और त्रिशूल पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में ही है। लेकिन गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तो गोसाई थान जो है भारत में नहीं है। गोसाई थान कहाँ है? तो तिब्बत में है। इसके अलावा जो नामचा बरुआ है वो भी कहाँ है? तिब्बत में है, भारत है, मतलब भारत से बाहर है। कैलाश पर्वत पूरा कहाँ है? भारत से बाहर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पढ़ते हैं इसे, व्याख्या पढ़ते हैं इसका सीधा। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल में पालनी पहाड़ी पर है। तो ध्यान रहे, कोडाई कनाल जो है, कोडाई कनाल ये कहाँ है? तो पालनी पहाड़ी पर है। और पालनी पहाड़ी कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। शिमला धौलाधर श्रेणी का भाग है। जो शिमला है वो कहाँ है? धौलाधर श्रेणी में है, धौलाधर श्रेणी में। ऐसे पूछा था। नंदा देवी किसमें? तो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। शिमला धौलाधर श्रेणी का भाग है। कोडाई कनाल जो है पालनी पहाड़ी भाग है जो कि तमिलनाडु में है। कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा। तो गुरला मानधाता जो है ये भारत में नहीं है। नामचा बरुआ भारत में नहीं है। और गोसाई थान भारत में नहीं है। गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं है बल्कि पश्चिमी तिब्बत में है। ठीक है। नामचा बरुआ चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत में स्थित है, नामचा बरुआ। और गुरला मानधाता और नामचा बरुआ ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत या कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। नंगा पर्वत जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। गौर लाटा चोटी किस पाठ में स्थित है? कुछ पूछा तो सामरी पाठ। गौर लाटा चोटी किस पाठ में है? तो सामरी पाठ। गौर लाटा चोटी सामरी पाठ के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। जब छत्तीसगढ़ PCS 2019 में पूछा, भैया छत्तीसगढ़ वाला देना होगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। गौर लाटा चोटी, गौर लाटा चोटी कहाँ है? तो सामरी पाठ में है। किस पाठ में स्थित है? तो सामरी पाठ में स्थित है। ये गौर लाटा चोटी जो है किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, ये भी ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में है। गौर लाटा चोटी सामरी पाठ के चांदो पहाड़ी रेंज पर है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है।
ऐसे पूछा सारामती चोटी जो है कहाँ है, तो नागालैंड की सर्वोच्च जो चोटी है नागामती चोटी है, सारामती चोटी है। फिर पूछा है कि डोडा बेट्टा चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा, वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। गुरु शिखर जो सर्वोच्च चोटी है कहाँ है, राजस्थान में है। सारामती चोटी नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। तो तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। तो ये थे चोटियों। फिर घाटी से संबंधित प्रश्न पूछा, कुल्लू घाटी किसके बीच में है, तो धौलाधर और पीर पंजाल। यहाँ पीर पंजाल है, यहाँ धौलाधर है, इसी के बीच में पड़ता है कुल्लू घाटी। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में क्या, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। और किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ये पूछा नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। 1962 में इंडो चाइना वॉर में इसको बंद कर दिया गया था, 2015 में इसको खोल दिया गया। फिर कुछ घाटी हैं किस राज्य में है पूछ रहा है। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ है, लद्दाख में, मतलब हाँ लद्दाख में। मूर्खा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। जुकू घाटी नागालैंड में, जुकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। मनाली घाटी हिमाचल प्रदेश में। योथांग घाटी सिक्किम में, योथांग घाटी सिक्किम में। फिर से मूर्खा घाटी, सॉरी मरखा घाटी लद्दाख में। जुकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। योथांग घाटी सिक्किम में। अब यहाँ से याद करें, मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। ऐसे पूछा नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। मरखा घाटी पूछ लें, लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। मरखा घाटी लद्दाख में। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। योथांग घाटी सिक्किम, योथांग घाटी सिक्किम में है। मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक डावू जलविद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ठीक बात। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। चलो, शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल में है। ये प्रश्न पूछा था कि शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। कुछ दर्रे हैं उसको याद कर लें। लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, ये इंपॉर्टेंट, जोजिला वाला, ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जम्मू कश्मीर में क्या, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो बनिहाल और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, जोजिला है लद्दाख में। चांगला कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, शिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचाला, यांगजी, दीवान, भाबा, पारंगला, मणिरंगला, मणिरंगला। ठीक है। उत्तराखंड में बड़ा इंपॉर्टेंट मुलिंगला एक है, उत्तराखंड में मुलिंगला। उत्तराखंड में कौन सी चोटी है, मतलब कौन सी दर्रे हैं, तो मुलिंगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख, ये सारे हैं उत्तराखंड में। सिक्किम में एक है नाथूला, जैलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट सेला,
बोमडीला, यांग्याप और दिफू। दिफू बड़ा इंपॉर्टेंट, दिफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला, बोमडीला, यांग्याप और डिफू अरुणाचल प्रदेश में है। फिर तुजू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, तुजू कहाँ है? तुजू दर्रा है, मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।